हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है विजन आईएएस का और ये प्रैक्टिस सेट है यूपीएससी का। बट ये क्वेश्चन पेपर जो है हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं यूपी पीसीएस और आरओ के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब जानते होंगे यूपी पीसीएस और आरओ का लेवल क्या है। तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा और बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखो, उच्चतम न्यायालय, अरे यार बहुत ज़्यादा थिक हो गया, एक मिनट। ना सही है, ना सही है। देखो, उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा से वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है। तो इसमें पूछा है मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित केस कौन सा है, ये पूछा है। तो आईआर कोहिलोवाद 2007, गोलकनाथ। और ये आपको जो केस हैं और उसके ये जो डेट्स हैं इसको भी याद करके रखना, क्योंकि कभी कभी केस दे देता है और डेट्स देता है आपको मिलाने के लिए, ठीक है। तो इसको भी हमें याद रखना है, डेट्स और सॉरी, इरेजर बड़ा करती हूँ तो पेन बड़ा हो जाता है। एक मिनट देखती हूँ, इरेजर बड़ा करके इसको बड़ा करती हूँ और इसको ले लेती हूँ। नहीं, ये बहुत ज़्यादा ठीक हो जा रहा है, एक मिनट। कोई नहीं, ब्रश को ही लेती हूँ, रबड़ का ज़्यादा यूज़ करना नहीं है। ओके, शुरू करते हैं। तो दिया है मूल अधिकार और राज्य के निदेशक तत्वों के बीच जो टकराव से संबंधित जो वाद हैं कौन कौन से हैं। आईआर कोहिलोवाद 2007, गोलकनाथवाद 1967, मेनका गांधीवाद 1978, मिनर्वा मिल्सवाद 1980। तो इसका आंसर होगा गोलकनाथवाद 1967, मिनर्वा मिल्सवाद 1980। ये दोनों मूल अधिकार और डीपीएसपी से के बीच टकराव से संबंधित वाद हैं, ठीक है। दूसरा और चौथा, तो आंसर हो गया इसका बी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, ठीक है। मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बट जो हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी के बीच टकराव से संबंधित वाद, चंपकम दोराई राजन वाद 1951। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच किसी भी तरह के टकराव की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में से अगर टकराव उत्पन्न होता है तो हमेशा फंडामेंटल राइट को प्रभावी माना जाएगा, ठीक है। इसमें घोषणा की गई कि डीपीएसपी मूल अधिकारों के पूरक और सहायक के रूप में होने चाहिए। हालांकि इसमें यह भी माना गया कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। कुछ डीपीएसपी को कार्यान्वित करने के लिए पहले चौथे और 17वें संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया गया, ठीक। गोलकनाथवाद, देखिए इसमें सारे आपके जो केसेस हैं वो रिवीजन हो जाएंगे और प्रैक्टिस सेट के साथ अगर आप एक्सप्लेनेशन को भी देखते चलोगे तो आपका समझ लो 50% तो रिवाइज हो जाएगा। गोलकनाथवाद 1967। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद किसी मूल अधिकार जो प्रकृति में अनुलंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए न्यायालय ने माना कि डीपीएसपी कार्यान्वयन हेतु मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके कारण 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 25वां संशोधन अधिनियम अधिनियमित किए गए तथा 25वें संशोधन अधिनियम द्वारा 31C को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं केशवानंद भारती केस 1973। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31C को द्वितीय प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की मूल
विशेषता है। इसने 42वें संशोधन अधिनियम के अधिनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को विधिक प्राथमिकता और सर्वोच्चता प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये मिनर्वा मिल्स, और हमेशा कभी कभी डेट्स दे देता है और केस दे देता है और आपको उसको मिलाना होता है, तो ये भी याद रखना है। फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों को लेकर चलना है, ना तो सिर्फ आप फैक्चुअल से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, ना तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल से। ठीक है, तो दोनों पे फोकस करना है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने फंडामेंटल राइट डीपीएसपी की प्राथमिकता को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। इसके द्वारा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पर वरीयता प्रदान की गई। हालांकि इस वाद में अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39 बी और सी के अंतर्गत निर्दिष्ट डीपीएसपी के अधीनस्थ माना गया। वर्तमान स्थिति यह है कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पर सर्वोच्चता प्राप्त है। मतलब कभी भी अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अगर टकराव होता है तो हमेशा फंडामेंटल राइट को ही वरीयता दी जाएगी, फर्स्ट पे उसी को रखा जाएगा। हालांकि संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, संसद कर सकती है ऐसा। ठीक है, कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है जब तक कि संशोधन संविधान में मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, ये जो केशवानंद भारती केस है ये किससे रिलेटेड है? मूल ढांचे के उल्लंघन से। मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, होना चाहिए, बाकी आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं क्या है। मेनका गांधीवाद 1978, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों से संबंधित है। इससे पूर्व संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिसे विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। IR कोहिलोवाद 2007 सामान्यतः इसे 9वीं अनुसूची के बाद के रूप में माना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए तर्क दिया कि यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूर्ववत करने अथवा पलटने के उद्देश्य से शामिल किया गया है तो इसकी न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाती है। देखो इसको फिर से देखो क्या दिया है। IR कोहिलोवाद 2007 सामान्यतः इसे 9वीं अनुसूची के बाद के रूप में जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए तर्क दिया कि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूर्ववत करने अथवा पलटने के उद्देश्य से शामिल किया गया है तो इसकी न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, साथ ही उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि केशवानंद भारती वाद के निर्णय 24 अप्रैल 1973 के बाद में 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए कानूनों को न्यायिक पुनर्विलोकन से छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। ठीक है, देखो संविधान में निदेशक तत्वों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। हालांकि उनकी विषय वस्तु और निर्देशों के आधार पर उन्हें 3 व्यापक श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांतों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही कम हो लेकिन एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 10-20 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इसी से, चाहे वो फैक्चुअल हो चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो। तो बहुत ही पेशेंस के साथ ही देखना है क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी इसमें मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा से उदारवादी विचार का प्रतिनिधित्व करता है? उदारवादी विचार का प्रतिनिधित्व करता है। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा,
राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका को विधायिका से पृथक करना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर होगा मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना। आंसर होगा इसका सी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन है, संविधान में निदेशक तत्वों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, हालांकि उनकी विषय वस्तु निर्देशों के आधार पर उन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांतों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, देखो उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ उदार बौद्धिक सिद्धांत इस प्रकार हैं। 45वां उदारवादी सिद्धांत, इसमें कई आइडियोलॉजी, जैसे महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से प्रेरित कुछ प्रोविज़न किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट डायरेक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि ये गांधीवादी आइडियोलॉजी है, उनके विचारों को उसमें रखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करता है। कितने वर्ष के बालकों के लिए? 6 से लेकर 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने तथा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विधि संधि बाध्यताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम से के द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें आपका कई जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन के साथ ही, और फैक्चुअल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, बट कोई नहीं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 18 सैन्य और नागरिक दोनों उपाधियों की स्वीकृति पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें, इसको भी देखना है सही गलत क्या पूछा है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो यहाँ से सही, यहाँ पे हम क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते और सही गलत लगा के चले आते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 18 सैन्य और नागरिक दोनों उपाधियों की स्वीकृति पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 18 में नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए निषेधात्मक उपबंध हैं। हाँ, ये तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखो इसमें जो है आपका आर्टिकल 18 के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपबंधित किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपबंधित किया गया है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 18(1) देखो क्या दिया है, फिर से पढ़ो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपबंधित किया गया है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई भी, जो सेना से संबंधित है और विद्या शिक्षा से संबंधित है, इसके सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा जो राज्य है। ठीक है, सिर्फ 2 से रिलेटेड वो सम्मान दे सकता है, एक सेना और एक शिक्षा से संबंधित, बाकी वो कोई उपाधि नहीं दे सकता है, उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई, देखो भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 18(1) सभी उपाधियों का उन्मूलन करता है। यह राज्य को किसी भी नागरिक या गैर नागरिक को उपाधि प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है। हालांकि सेना और विद्या या शिक्षा संबंधी सम्मान को इस पर प्रतिबंध से छूट दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है उसके लिए क्या प्रावधान है? राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि, देखो क्या दिया है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि
राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। जो इस देश के नागरिक नहीं है, ये उनके लिए प्रोविज़न है कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति से वह कोई भी जो उपाधि है वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं विदेशों से। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपाधि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है। अनुच्छेद यह अनुच्छेद राज्य और नागरिक दोनों के दायित्व को आरोपित करता है, अर्थात राज्य द्वारा पूर्व में दी जाने वाली किसी उपाधि या मान्यता नहीं देना या प्रदान नहीं करना, नागरिकों द्वारा ऐसी किसी उपाधि को स्वीकार नहीं करना का इसमें प्रोविज़न किया गया है अनुच्छेद 18 में। ठीक है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपाधियों के उपयोग निषेध के उल्लंघन हेतु निश्चित रूप से कोई किसी दंड का प्रावधान नहीं है, अतः अनुच्छेद 18 केवल निर्देशित करता है, इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है, बट ये निर्देशित करता है। ठीक है। हालांकि यह संसद पर निर्भर है कि वह ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए विधि का निर्माण करे जो अनुच्छेद 18 में निर्धारित निषेध उल्लंघन में उपाधि स्वीकार करते हैं। संसद द्वारा अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया। अभी तक ऐसा कानून पारित नहीं किया गया है तो जाहिर सी बात है ऐसा कभी इंसिडेंट कोई हुआ नहीं। आगे चल के हमारे जो संविधान जो टाइम के साथ और मैच्योर होता जा रहा है, तो इसमें जो संशोधन होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते रहते हैं। अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है, कोई व्यक्ति कहीं से उपाधि धारण कर स्वीकार करता है बिना राष्ट्रपति की सहमति से, तो फिर उनके सज़ा के लिए कोई फिर अगर वो उल्लंघन करते हैं तो फिर कोई कानून बनाया जाएगा अपने। ये इंडिया में नॉर्मल है कि जब कुछ हो जाता है उसके बाद ही कानून बनता है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। बहुत ही लॉन्ग है, चलो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से निदेशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? देखो अब यहाँ पे डीपीएसपी में जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है उसको इसमें शामिल किया गया है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उनके विचारों को इसमें शामिल किया गया है डीपीएसपी में, जो 36 से 51 तक आता है डीपीएसपी। और भाग कौन सा है? पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी से रिलेटेड है, जिसमें गांधी जी के विचारों को शामिल किया गया है इनडायरेक्टली। ठीक है। तो देखो सामान्य निम्नलिखित में से निदेशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ग्राम पंचायतों का गठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करना है। तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 14 में किया गया है और ये डीपीएसपी का पार्ट है। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, केवल तीसरा सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखो दिया है, क्योंकि एक सही नहीं है क्योंकि यह समाजवादी सिद्धांतों का हिस्सा है, ना कि गांधीवादी सिद्धांतों का। पहला। दूसरा क्या है कि क्योंकि यह भी समाजवादी सिद्धांत का हिस्सा है इसलिए सही नहीं है। तीसरा, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वशासन मॉडल की वकालत की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। और ये जो दोनों ऊपर दिए गए हैं वो क्या हैं? समाजवादी मॉडल हैं। ये देखो एक बार फिर से इसको देखते हैं। इसको भी याद रखना जरूरी है कि कौन सा, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कौन सा समाजवादी मॉडल है, कौन सा गांधीवादी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है ना। तो ये समाजवादी सामान्य, देखो समाजवादी में क्या होता है, सबको हम बराबर समान दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है। सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और समान न्याय को बढ़ावा देना, निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, लोगों को पोषण स्तर और जीवन को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये समाजवादी मॉडल है। ठीक है। और ये गांधीवादी मॉडल है, थर्ड वाला।
5th क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्व संवैधानिक और मौजूदा विधियों द्वारा की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान करता है। वर्तमान में अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन अनुच्छेद 13 की व्याख्या के तहत विधि नहीं है, इसलिए इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें कौन सा सही लग रहा है आपको? देखो, अनुच्छेद जो है 368 है, ये इससे ये रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से के तहत किए गए संशोधन अनुच्छेद 13 की व्याख्या के तहत विधि नहीं है, इसलिए इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसका आंसर होगा ए, केवल एक। यह पूर्व संवैधानिक और मौजूदा विधियों दोनों की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान करता है। ये जो अनुच्छेद 13 के संदर्भ में यही सही है। यह पूर्व संवैधानिक और मौजूदा विधियों दोनों की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखो, अब इससे क्या होगा, ये एक्सप्लेनेशन से आपका अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या आता है, क्या प्रावधान है 13 में, आपको इसका फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकार के असंगत या उनका अल्पीकरण, मूल अधिकारों को कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। क्या दिया है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका जो मूल अधिकारों को कम करती होंगी, ऐसी विधियां शून्य होंगी। यह न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत से प्रदत्त है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार और उच्चतम न्यायालय 226 के अनुसार किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर संवैधानिक और अवैध घोषित कर सकते हैं। यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को पूर्व संवैधानिक और मौजूदा विधियों की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, जो भी कानून है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन करता है, उससे रिलेटेड ये उसको गैर संवैधानिक अवैध घोषित कर सकता है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। फंडामेंटल राइट से ऊपर कुछ नहीं है। हालांकि कभी कभी टकराव होता है, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट दखल देता है और जो भी उसका डिसीजन होता है उसको सबको मानना पड़ता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे जो हो। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है और इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। 24वें संविधान संशोधन के अनुसार हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह किसी मूल अधिकार, देखो संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मूल अधिकार जो संविधान के मूल ढांचे का भाग हो का हनन करता है, तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। समझ लो, फंडामेंटल राइट बहुत ही पावरफुल टूल है नॉर्मल सिटीजन्स के लिए, बट इसके कई लूप होल्स भी हैं, इसका जो कि उसका फ़ायदा उठाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बट क्या उस फंडामेंटल राइट का हम लोग अच्छे से यूज़ कर पाते हैं? और क्या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को राइट्स दिए गए हैं, नॉर्मली जैसे होता है ना, वुमेन्स के लिए इक्वालिटी का उसमें प्रोविज़न है हर चीज़ के लिए, लेकिन क्या सोसाइटी में वो इक्वालिटी मिलती है? नहीं मिलती है। ना इक्विटी मिलती है ना तो इक्वालिटी मिलती है। कहते हैं ना पेपर पे सारे अधिकार मिले हैं हम लोगों को, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है। भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों के महत्व हैं। ये समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। ये किसी विधि की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की सहायता करते हैं। ये राज्य द्वारा किए जाने वाले उल्लंघन के विरुद्ध लोगों की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा करते हैं। तो ये एक मूल कर्तव्य जो है एक गाइडर के रूप में होता है, गाइड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा।
किसी विधि की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की सहायता करते हैं। ठीक है। और पहला क्या, समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था। इन्हें निम्नलिखित दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण माना गया है। जब नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं तब उस समय से ये सचेतक के रूप में कार्य करते हैं और यह याद दिलाते हैं कि उन्हें अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। मूल कर्तव्य राष्ट्रीय ध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने आदि जैसे राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। उनमें अनुशासन एवं प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति सक्रिय भागीदार हैं। मूल कर्तव्य न्यायालयों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। ये गाइडर के रूप में भी कार्य करते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी भी विधि की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या के क्रम में यदि न्यायालय को ज्ञात होता है कि प्रश्नगत विधि मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाती है तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं के अंतर्गत उसे तर्कसंगत माना जा सकता है। विधि के समक्ष समानता, इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं, इसलिए संसद इसमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर उचित दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। मूल कर्तव्यों का महत्व यह है कि ये नागरिकों के दैनिक दायित्वों को परिभाषित करते हैं, जिससे देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में सहायता कर सकें। मूल अधिकार देश के सत्तावादी और निरंकुश शासन की स्थापना में रक्षा करते हैं। साथ ही राज्य द्वारा किए जाने वाले उल्लंघन के विरुद्ध लोगों की स्वतंत्रता, स्वाधीनता की रक्षा करते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के स्वेच्छाचारी कानूनों की निरंकुशता पर सीमाओं की भांति कार्य करते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के स्वेच्छाचारी कानूनों की निरंकुशता पर सीमाओं की भांति कार्य करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन, राज्य के नीति देखो ये जो टेस्ट पेपर है ये टॉपिक वाइज है। आई थिंक ये अभी तक हम लोग फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में ही रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के निम्नलिखित किन दो निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई है? अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 50 देखो, अनुच्छेद 40 जो है पंचायतों से रिलेटेड है। अनुच्छेद 50-51 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण और ये अंतर्राष्ट्रीय संधि से रिलेटेड है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। 48 39 है लीगल राइट्स के, और अनुच्छेद 39C। तो ये है, देखो इससे आपके कितने सारे आर्टिकल्स तैयार हो जाएंगे। प्लस इसका आंसर देखो, पहले देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो निम्नलिखित निर्देशक तत्वों डीपीएसपी अनुच्छेद 14 और 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करती है। तो अनुच्छेद इसका होगा अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
जैसे बच्चा अपना घर छोड़ के कौन जाना चाहता है। जब वहाँ चली जाओगी फिर यहाँ आने का मन नहीं, जब वहाँ चली जाओगी ना तो यहाँ आने का मन नहीं करेगा। नानी नेटवर्क चला देखो। हर महीना साला गाड़ी में चलता है ना। कहाँ में झगड़ा लगी थी यार, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। पता चले कई महीना चला। तुम लोग हम वो करते हैं तो तुम लोग उतना बोला मत करो। बता भी जा रही ना, बोलना धीरे धीरे बोला करो। देखो अनुच्छेद 39B सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों के समान वितरण। इसमें आपका देखो सारे आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे जो 39 से। और इसमें इस क्वेश्चन में जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं वो उसके जो डाउट्स हैं आपको क्लियर हो जाएंगे और सारे आर्टिकल आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। और उसी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे जो न्यूज़ में होते हैं, जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है यूपीएससी से, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बट ये हम आपको क्वेश्चन जो करवा रहे हैं हम यूपीपीसीएस और आरओ के कोर्स से करवा रहे हैं। और खैर ये यूपीएससी का टेस्ट पेपर है तो यूपीएससी के लिए भी है, बट मेरा पर्पज़ है आरओ और यूपीपीसीएस में, क्योंकि यूपीपीसीएस और आरओ काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी से डायरेक्ट उठा लेते हैं टेस्ट सीरीज से, क्वेश्चन पेपर से। सो इसीलिए मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करवा रही हूँ। चलो अनुच्छेद 39B सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों के समान वितरण का प्रावधान करता है। 39B के बारे में अच्छे से इसको याद कर लो।
सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों के समान वितरण पर प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39C धन एवं उत्पादन संसाधनों के संकेंद्रण को रोकने से संबंधित उपबंध करता है। अनुच्छेद 39B उपबंध करता है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिसे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। 39C उपबंध करता है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। गोलकनाथवाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संसद राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद ने गोलकनाथवाद 1967 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर संविधान 25वें संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके फलस्वरूप भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया। अनुच्छेद 31C में 2 प्रावधान अंतर्वृष्टि थे। कौन कौन से? 25वें संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके फलस्वरूप भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया। अनुच्छेद 31C में 2 प्रावधान अंतर्निर्दिष्ट थे। कौन कौन से? अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39C में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने वाली किसी विधि को इस आधार पर असंवैधानिक शून्य घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14, 19 या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोई विधि जिसमें यह घोषणा है कि अनुच्छेद 39B और 39C में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए है कि किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता है। बाद में संसद द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया कि इसके माध्यम से अनुच्छेद 31C की पहली व्यवस्था के प्रावधानों को विस्तारित किया गया। इसमें न केवल अनुच्छेद 39B या C में वर्णित नीति को बल्कि संविधान के भाग 4 में दिए गए किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने वाली सभी विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार इन 2 निर्देशक सिद्धांतों को 39B और C के अंतर्गत अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 वाक और एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वरीयता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके द्वारा संसद के किसी भी अधिनियम को निरसित या संशोधित किया जा सकता है। इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। इसे सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में प्रगणित विषयों पर जारी किया जा सकता है। देखो, इसमें अध्यादेश राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति के बारे में बताया गया है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में विचार कीजिए। इसके द्वारा संसद के किसी भी अधिनियम को निरसित या संशोधित किया जा सकता है। इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा। इसमें न्यायिक समान परिस्थितियों में राज्य सूची के प्रगणित विषयों पर
भी जारी किया जा सकता है। तो राज्य में राज्यपाल करता है, हालांकि किसी विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ए, पहला और दूसरा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखो, संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल के दौरान अप्रत्याशित या अविलंबनीय महत्व के मामलों पर, बहुत ही अचानक कोई मामला आ गया हो या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई हो जिसके तहत किसी मामले से निपटने के लिए अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे कहीं भी इमरजेंसी लगाना हो, कोई आपातकाल हो, कुछ भी हो जाए तो अध्यादेश जारी करके, जो कानून नहीं हो जिसके तहत, तो उस अध्यादेश के तहत कोई भी कानून लागू किया जा सकता है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है। इन अध्यादेशों का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। मतलब ये उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि संसदीय कानूनों का होता है। ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी अधिनियम या किसी अन्य अध्यादेश को निरसित या संशोधित करने के लिए किसी अन्य सामान्य अधिनियम की तरह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। यदि अध्यादेश दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो यह अधिनियम दोनों संसद द्वारा अनुमोदित या पारित कर दिया जाता है तो यह अधिनियम बन जाता है। ठीक है, फिर ये कानून बन जाता है। राष्ट्रपति भूतलक्षी प्रभाव से अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अर्थात इसका मतलब, भूतलक्षी का मतलब क्या है कि इसे किसी परिवर्तित तिथि से लागू किया जा सकता है, पिछली तिथि से जाकर भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम चाहें तो इसको इस तिथि से, या फिर हम चाहें तो इस तिथि से भी लागू कर सकते हैं। चाहे पीछे की तारीख से, हमको जहाँ से गवर्नमेंट या सरकार संसद चाहेगी वहाँ से ये तिथि, उस तिथि से यह लागू कर सकता है, किया जा सकता है। इसके द्वारा किसी कर विधि को भी परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसे संविधान संशोधन हेतु प्रख्यापित नहीं किया जा सकता। ठीक, संविधान संशोधन के लिए कोई अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। राष्ट्रपति आपात के दौरान संसद को राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय, राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। देखो, राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है तब वो राज्य के विषय पे अध्यादेश ला सकता है, वरना सिर्फ राज्यपाल लाएगा। देखो इसमें दिया है राष्ट्रीय आपात के दौरान, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे स्टेट, मतलब प्रेसिडेंशियल रूल हो, तब वो अध्यादेश ला सकते हैं किसी राज्य के लिए। नहीं तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 213 के तहत और राष्ट्रपति करता है 123 के तहत। ठीक, संसद को राज्य सूची के प्रगणित या किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति आपात की घोषणा के प्रवर्तन के दौरान यदि संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। देखो, डीपीएसपी के बारे में ही, अभी डीपीएसपी के टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ठीक है, फंडामेंटल राइट, और अब देखो थोड़ा थोड़ा आ गया प्रेसिडेंशियल रूल से रिलेटेड आ गया, अध्यादेश से रिलेटेड आ गया, लेकिन अभी भी देखो डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हालांकि ये प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस सेंस में क्वेश्चन ये है, विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। हाँ, कर्तव्य तो है। नीति निर्देशक
तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रदत्त इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समरूप है। दोनों सही है। इसका आंसर होगा सी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य की नीति निर्देशक तत्व देश के शासन की मूलभूत हैं। विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। डीपीएसपी की प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर ये न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रदत्त इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समरूप है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में नीति निर्देशक तत्व इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान है, मतलब एक गाइडर के रूप में है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर जनरल और भारतीय उपनिवेशों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे इंस्ट्रक्शन के रूप में। मतलब राज्यों को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस पे आपको कार्य करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा राज्य की नीति निर्देशक, थोड़ा इसको और जूम करते हैं ना, हाँ, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विधिक रूप से गैर प्रवर्तनीय बनाया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा से कारण उत्तरदायी हैं? भारत के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे, देश में व्यापक विविधता और पिछड़ेपन की उपस्थिति। तो इसका आंसर दोनों ही सही होगा। भारत के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे, देश में व्यापक विविधता और पिछड़ेपन की उपस्थिति थी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। आइए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। निर्देशक तत्वों डीपीएसपी या निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायिक है, अर्थात इसके उल्लंघन पर इन्हें न्यायालय द्वारा विधिक रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। इसलिए मतलब इसके उल्लंघन हो, जैसे राज्य अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर, मतलब ये इस गाइडेंस को फॉलो नहीं करता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि राज्य को कि आपको इस पर कार्य करना है और नागरिकों को ये चीज़ सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। अगर उस चीज़ को राज्य इन पे कार्य नहीं करता है तो इसको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। इसका ये किसी उल्लंघन में नहीं आता है, विधिक रूप से लागू नहीं, मतलब इसको न्यायालय जाके इसको लागू नहीं करवाया जा सकता। जैसे फंडामेंटल राइट को अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, विधिक रूप से जाके अधिकार नहीं मांग सकते हो, लागू नहीं करा सकते हो। इसलिए सरकार केंद्र राज्य और स्थानीय को इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर भी जैसे एक होते हैं मानवता, अगर अच्छा नेता होगा, अच्छा लीडर होगा तो वो इस इंस्ट्रक्शन को मानेगा और इस पे उसको फॉलो करेगा, क्योंकि उसको 5 साल बाद फिर आना है वोट लेने। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत सिद्धांत हैं और विधि के निर्माण में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। कर्तव्य जैसे होता है ना कि मदर फादर का जो मूल कर्तव्य होता है बच्चों को शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, क्लीन एनर्जी देना, क्लीन एनवायरनमेंट देना, अच्छी सोसाइटी में रखना, तो सेम वही कर्तव्य होता है डीपीएसपी, मतलब राज्य का जो कर्तव्य होता है वो अपने नागरिकों, अपने सिटीजन्स को देना होता है। तो ये कर्तव्य है हमारा,
हम कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, बस यही है राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो चाहता है कि लोग सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, शैक्षिक विकास हो, तो वो अपने कर्तव्य को निभाएगा, तभी नागरिक को और मैच्योर बना पाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नीतियाँ बनाएगा। हालांकि डीपीएसपी राज्य के प्रति सकारात्मक दायित्व है, फिर भी डीपीएसपी को इसलिए न्याय योग्य नहीं बनाया गया क्योंकि तत्कालीन भारत के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा देश का पिछड़ापन और विविधता भी उस समय इन तत्वों के क्रियान्वयन में एक बाधा थी। संविधान तैयार करने के समय भारत एक नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र था और यह कई अन्य समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे में डीपीएसपी को न्याय योग्य बनाने से भारत के समक्ष कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कथनों पर विचार। देखिए, अब पहले राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, अब उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतदान खुले मतपत्र के माध्यम से होता है। मतदान खुले मतपत्र के माध्यम से होता है, जिसका अर्थ यह है कि दल अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सकते हैं और दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के विपरीत विधायक इन निर्वाचनों में मतदान नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में मतदान खुले मतपत्र के माध्यम से होता है, ये तो सही है, जिसका अर्थ है दल अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सकते हैं और दल बदल विरोधी कानून लागू कर सकते हैं। ये गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के विपरीत विधायक इन निर्वाचनों में मतदान नहीं करते हैं, ये सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखो, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता है, बल्कि परोक्ष विधि से निर्वाचित किया जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचनों के विपरीत विधायकों के पास इन निर्वाचनों में मताधिकार नहीं होता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा है, इसकी संविधान सभा में बहस के दौरान व्याख्या की थी। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है तथा उसमें केंद्र व राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां अंतर्निहित हैं। परंतु जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनके सामान्य कार्य केवल राज्यों की परिषद की अध्यक्षता करना है। यह केवल एक विरल अवसर है और वह भी एक अस्थायी अवधि के लिए कि उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जा सकता है। कभी भी निर्वाचन का आयोजन एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है, जो लगभग अनुपातिक प्रतिनिधित्व में परिणित रहता है। जैसे दो कैंडिडेट खड़े हैं और दोनों को वोट देना है। ठीक, दोनों को आपको जैसे आप वोट दोगे तो फर्स्ट पे किसको रखोगे और सेकंड पे किसको रखोगे। ठीक है, इसी तरह सब जो वोटिंग होगी इसी के अकॉर्डिंग होगी, दोनों को वोट देना होगा और बाद में फिर देखा जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे कितने वोट आए हैं, तो उन्हीं को उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय द्वारा चुनाव होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दिया जाएगा फर्स्ट पे, उसी को निर्वाचित किया जाता है।
निर्वाचन का आयोजन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है जो लगभग आनुपातिक प्रतिनिधित्व में परिणत होता है। मतदान गुप्त रूप से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक दल अपने सांसदों को व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं तथा इस संदर्भ में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किनका शिक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव है? भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किनका शिक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव है? राजनीतिक निदेशक के DPSP, बहुत लंबा नाम है, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, DPSP इसका शॉर्ट फॉर्म है, अब DPSP ही बोलूँगी। DPSP फंडामेंटल राइट, प्रस्तावना और मूल कर्तव्य। तो शिक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव किसका है? किसके द्वारा शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में कोई इसका चर्चा नहीं है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी। देखो एक मिनट, विकल्प एक सही है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। विकल्प 2 अनुच्छेद 21 का मूल अधिकारों का भाग है। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। विकल्प 4 अनुच्छेद 51 का या भाग 4A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों के भाग के रूप में जोड़ा गया था, जिसमें 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें 11वां मूल कर्तव्य 51 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। प्रस्तावना का शिक्षा पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग है क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो इसमें आपको सही जो है उस पर भी फोकस करना है, जो सही नहीं है उस पर भी, क्योंकि दोनों इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके 4 फैक्ट तैयार हो जाएंगे। देखो, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अर्हित होना चाहिए। बिल्कुल। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित या बीमारी के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति केवल 6 माह की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन प्राप्त करता है। बिल्कुल, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन प्राप्त करता है, ना कि जैसे अगर वो राष्ट्रपति का पद भी संभालता है फिर भी उसका वेतन जो है उपराष्ट्रपति का ही मिलेगा।
उपराष्ट्रपति का पद वरीयता अनुक्रम में भारत के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का पद वरीयता अनुक्रम में भारत के प्रधानमंत्री के बाद आता है। नहीं, ये गलत है, यही वाला इसका आंसर होगा, डी, ये गलत है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा था यार, 13 क्वेश्चन था ना। देखो, उपराष्ट्रपति की अर्हताएं मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए, क्वालिफिकेशन समझ लो। अर्हताएं, पॉलिटिशियंस का कोई क्वालिफिकेशन ही डिफाइन नहीं किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अनपढ़ भी नेता बन सकता है। अर्हताएं, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, वह 35 वर्ष की आयु कर चुका होगा, वह राज्यसभा सदस्य के लिए अहित होगा, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण ना करता हो, कोई सरकारी नौकरी ना करता हो। ठीक है। उपराष्ट्रपति 2 स्तरों पर कार्य करता है। कैसे? वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान कार्य करता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति भी सीनेट, अमेरिकी विधायिका के उच्च सदन का सभापति होता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र या महाभियोग, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि। देखो, ये क्वेश्चन आपको ये भी तैयार किया जा सकता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह कितने दिनों तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, कब तक रह सकता है। आपको ऑप्शन दे देगा 6 माह, 7 माह, 8 माह, 1 साल, 2 साल, ऐसे करके। तो इसका आंसर क्या होगा? अधिकतम 6 महीने तक की अवधि तक कार्य कर सकता है। और इस विधि में नए राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति चुनना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जब राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। इस संदर्भ में संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति के लिए किसी प्रकार की परिलब्धियों की व्यवस्था नहीं की गई। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन प्राप्त करता है। वर्ष 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति वेतन 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रति माह कर दिया था। 2018 में संशोधन किया गया। राज्यसभा के सभापति का वेतन 1.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया। वरीयता अनुक्रम में उपराष्ट्रपति का पद भारत के प्रधानमंत्री से पहले आता है। डी सही नहीं है। वरीयता अनुक्रम में उपराष्ट्रपति का पद भारत के प्रधानमंत्री से पहले आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही नहीं है? मूल कर्तव्यों को कुछ अन्य विधिक प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। ये विधि की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। हाँ, सहायता तो करते हैं विधिक संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने में।
न्यायालयों की सहायता करते हैं, एक गाइडर के रूप में कार्य करता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों को कुछ अन्य विधि प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है, बिल्कुल। भारत में निवास करने वाले विदेशियों के लिए मूल कर्तव्यों को विस्तारित किया जा सकता है, नहीं, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। संप्रभुता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना एक मूल कर्तव्य है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर होगा सी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मूल कर्तव्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। संसद किसी भी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने के लिए उचित दंड देने का प्रावधान कर सकती है। देखो, कोई कानून मूल कर्तव्य विधि पर प्रवर्तनीय है, संसद किसी भी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने के लिए उचित दंड देने का प्रावधान कर सकती है, किया नहीं है, कर सकती है, ठीक है। वर्ष 1999 में जस्टिस वर्मा समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए विधिक प्रावधानों का निर्धारित करने की अनुशंसा की थी। मूल कर्तव्य किसी विधि की असंवैधानिक वैधता, मूल कर्तव्य किसी विधि की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करने और उनका परीक्षण करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने में यदि वह विधि किसी मूल कर्तव्य को कार्यान्वित करती है तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और 19(6) स्वतंत्रता के संबंध में युक्त माना जाएगा। इस विधि को असंवैधानिक नहीं कहा जाएगा। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक सीमित है, विदेशियों के लिए विस्तारित नहीं है। हालांकि कुछ मूल अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर विदेशियों के लिए भी विस्तारित हैं। भारत की संप्रभुता, ये अब याद कर लो, 15, 16, 19, 29 सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। विदेशियों के लिए भी विस्तारित कुछ मूल अधिकार विदेशियों के लिए विस्तारित नहीं है। हालांकि कुछ मूल अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 इनको छोड़कर विदेशियों के लिए भी विस्तारित हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, उसे अक्षुण्ण रखना मूल कर्तव्य है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि का शासन एवं विधि द्वारा शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि का शासन एवं विधि द्वारा शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि का शासन देश की विधि का निर्माण करने वाले सर्वोच्च प्राधिकरण के द्वारा शक्ति के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करना है। विधि द्वारा शासन देश की विधि का निर्माण करने वाले सर्वोच्च प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक मिनट। विधि का शासन देश की विधि निर्माण करने वाले सर्वोच्च प्राधिकरण के द्वारा शक्ति की असीमित प्रयोग को नियंत्रित करना है। विधि द्वारा शासन देश के विधि निर्माण करने वाले सर्वोच्च प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। विधि का शासन, विधि द्वारा शासन दोनों ही केवल नैतिक विधियों को शामिल कर सकते हैं। गलत। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। हालांकि ये वीडियो भले ही लेंदी हो रहा है, बट आपके इससे फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल डाउट्स नहीं रहेंगे और इससे
भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हैं, बट आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने तैयार हो रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन के साथ कम से कम आपके 8-10 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ वीडियो आपको देखनी है। आप स्पीड तेज करके देख सकते हो। संक्षेप में, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, देश की विधि का निर्माण करने वाले सर्वोच्च प्राधिकरण के द्वारा शक्ति के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करना है, जबकि विधि द्वारा शासन, देखो संक्षेप से में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, देश की विधि निर्माण करने वाले सर्वोच्च प्राधिकार के द्वारा शक्ति के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करना है, जबकि विधि द्वारा शासन, रूल बाय लॉ, देश की विधि का निर्माण करने वाले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। सही है। हम कह सकते हैं कि विधि का शासन तभी कायम रहता है जब विधियां न्याय और समानता जैसे आदर्शों द्वारा निर्देशित होती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, न ही धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद द्वारा वंचित करेगा। वह विधि द्वारा शासन के अंतर्गत नैतिक के साथ साथ अनैतिक विधियों को भी शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन को अधिनियमित विधियों के आधार पर उचित ठहराया गया था। देखो, वह विधि द्वारा शासन के अंतर्गत नैतिक के साथ साथ अनैतिक विधियों को भी शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन को अधिनियमित विधियों के आधार पर उचित ठहराया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 4A से संबंधित है? भाग 4A से संबंधित है। और 4A किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। और भाग 4 जो है वो DPSP। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 4A से संबंधित हैं? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, 44वां तो नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है ये आर्टिकल, ये भी आप याद कर सकते हो। 86वां है और 42वां है। ठीक, पहला और तीसरा सही है। आंसर होगा इसका B। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, सरकार द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अर्थात भाग 4A जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद अर्थात 51A शामिल है, जिसमें पहली बार नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संहिता निर्दिष्ट की गई। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य USSR, जिसको आज रशिया बोलते हैं, पहले इसको पूर्व सोवियत संघ बोला जाता था, के संविधान से प्रेरित है। उल्लेखनीय है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे किसी भी प्रमुख लोकतांत्रिक देश के संविधान में विशिष्ट रूप से नागरिकों के कर्तव्यों की सूची नहीं है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की सूची शामिल किए गए जाने से पूर्व पहले संभवतः जापान का संविधान विश्व का एकमात्र लोकतांत्रिक संविधान था जिसमें नागरिकों के कर्तव्यों की सूची शामिल थी।
इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल कर्तव्यों और कर्तव्यों को समान महत्व दिया। देखो, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की सूची शामिल किए जाने से पूर्व संभवतः जापान का संविधान विश्व का एकमात्र लोकतांत्रिक संविधान था जिसमें नागरिकों के कर्तव्यों की सूची शामिल थी। हालांकि यह प्रभावित जो मूल कर्तव्य पूर्व यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है, शायद इसमें शामिल नहीं था, सिर्फ प्रेरित था। देखते हैं आगे, क्योंकि इसमें दिया एकमात्र लोकतांत्रिक संविधान जो जापान था जिसने नागरिकों के कर्तव्यों की सूची शामिल थी। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों को समान महत्व दिया। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4A में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान की जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान की जाती है। राज्य केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। संसद द्वारा साधारण अधिनियमों और संवैधानिक संशोधन अधिनियमों दोनों के माध्यम से संसद द्वारा साधारण अधिनियमों और संवैधानिक संशोधन अधिनियमों दोनों के माध्यम से इनमें कटौती की जा सकती है। बिल्कुल नहीं, कटौती नहीं की जा सकती। क्या पूछा है? सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा केवल एक होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोला? देखो, अभी इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो उसमें ऑप्शन दे देगा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और प्रस्तावना में से दे देगा कि इसमें से संविधान का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है। तो भाग 3 मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ही अपील के माध्यम से जाया जाए। अनुच्छेद 20 और 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर सभी मूल देखो, आपातकाल के दौरान 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब निलंबित हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, निलंबित किए जा सकते हैं 20 और 21 को छोड़कर। राज्य मूल अधिकारों पर विभिन्न प्रतिबंध लगा सकता है, निलंबित नहीं कर सकता राज्य। ये निरपेक्ष या असीमित नहीं है, बल्कि वाद योग्य होते हैं। जिस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की मांग की जाती है उसके अनुसार इन प्रतिबंधों को लागू करने के आधार भिन्न भिन्न हैं।
इन अधिकारों में राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, अपराधों के लिए उकसाना और मानहानि शामिल है। इन्हें किसी विशेष क्षेत्र में सैन्य शासन, मार्शल लॉ के दौरान भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, वैसे भी इनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सैनिकों के, वो लिमिटेड होते हैं। उनको हर चीज़ के लिए वो कह सकते हैं कि उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, क्योंकि वो क्यों होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर किसी संस्था से जुड़े हैं, वो सिक्योरिटी से जुड़े हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंधित किया सीमित कर दिया जाता है, लिमिटेड रहता है उनका। ये अलंघनीय स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या इन्हें निरस्त कर सकती है, लेकिन ऐसा केवल संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया जा सकता है, साधारण अधिनियम द्वारा नहीं। इसके अलावा ऐसा केवल संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना ही किया जा सकता है। ठीक है, केशवानंद भारती केस में दिया है ना कि मूल संरचना को ध्यान में रखते हुए ही संशोधन किया जा सकता है। मूल संरचना को आपको छूना भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही लिया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आपातकाल को निरस्त करने के संबंध में लिखित नोटिस प्राप्त करने के पश्चात 30 दिनों के भीतर विशेष बैठक आहूत करना अनिवार्य है। तो इसमें से कौन कौन सा सही होगा? इसका आंसर ना तो होगा 1 और ना ही होगा 2, दोनों गलत है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, अनुच्छेद 352(7) के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा एक पश्चवर्ती उद्घोषणा के माध्यम से किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा एक पश्चवर्ती के माध्यम से किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद 352(8) के अनुसार यदि लोकसभा इसे जारी रखने के अनुमोदन के प्रस्ताव को निरस्त करती है तो राष्ट्रपति को अनिवार्यतः उस उद्घोषणा को वापस लेना होगा। यह सुरक्षा उपाय 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाविष्ट किया गया। इस संशोधन में के पूर्व राष्ट्रपति स्वयं इस उद्घोषणा को वापस ले सकता था तथा लोकसभा को इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। पहले ऐसा प्रावधान था कि राष्ट्रपति ऐसा निर्णय ले सकता है, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, बट अब वो वापस भी नहीं ले सकता बिना लोकसभा के अनुमोदन के। 1978 का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 1/10 सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को अथवा राष्ट्रपति को जब सदन सत्र में न चल रहा हो जब सदन का सत्र न चल रहा हो लिखित नोटिस दिया जाता है तो देखो, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 1/10 सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को अथवा राष्ट्रपति को जब सदन का सत्र न चल रहा हो लिखित नोटिस दिया जाता है तो आपातकाल की घोषणा को अस्वीकृत किए जाने वाले प्रस्ताव पर विचार करने हेतु 14 दिनों के भीतर सदन का विशेष सत्र आहूत किया जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करते हैं ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाना चाहिए। ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को मूल अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होने चाहिए। ऐसी नीतियां जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए।
तो ये डीपीएसपी जो होते हैं एक गाइडर के रूप में होते हैं। ये कर्तव्य के रूप में निर्वहन करना होता है राज्य को, दायित्व होता है उनका राज्य के नागरिकों के प्रति। तो ऐसा लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाना चाहिए और समाज भी उस चीज़ को अपनाता है। ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों के मूल अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होते हैं, ऐसी नीतियां सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? कौन कौन? तीनों सही है, डी सही होगा इसका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। संविधान के भाग 4 में उपबंधित राज्य डीपीएसपी निर्धारित करते हैं ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें हमें एक समाज के रूप में अपनाना चाहिए, कुछ अधिकार जो व्यक्तियों को मूल अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होने चाहिए, कुछ नीतियां जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए। देखो डीपीएसपी के गोल्स दिए हैं। वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, पॉलिटिक्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स को लागू करना चाहिए, नॉन जस्टिसेबल राइट्स, एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, men and women, right against economic exploitation, right to work, early childhood care and education children below the age of 6 years। और पॉलिसीज कैसे अपनानी चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिंकर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, prevention and slaughter of useful cattle, promotion of village panchayats। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आज का लास्ट 20 क्वेश्चन। हम 20 क्वेश्चन ही एक वीडियो में कराएंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, फिर डिकोड और अपलोड करने में भी दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही टफ हो जाता है मेरे लिए भी और देखने वालों के लिए भी। तो इसलिए मैं 20-20 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगी। राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के पद पर उसके त्याग पत्र, पदच्युत और मृत्यु या पदावधि की समाप्ति के कारण रिक्त होने पर नए राष्ट्रपति के निर्वाचन न होने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, एक मिनट। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाती है। कौन सा होगा इसमें? तो लग रहा है ना तो एक ना तो दो। तो राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाती है। बस बी है इसका आंसर। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। डी या बी होगा? बी ही है। दूसरा सही है, पहला गलत। देखो अनुच्छेद 56(1) राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा बशर्ते
ए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 में प्रतिबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। खंड 1 के खंड ए के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। मतलब दूसरा सही था ना, फर्स्ट वाला गलत था। जब वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के कारण पद रिक्त होना हो तब उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले निर्वाचन कराना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी कारण कोई विलंब हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष के पदावधि समाप्त होने के उपरांत भी बना रहेगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, जब तक कि उसका उत्तराधिकार पदभार ग्रहण नहीं कर लेता। संविधान द्वारा यह प्रावधान किसी प्रकार की शासनांतरण से बचने के लिए किया गया है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कृत्यों को निर्वहन करने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये था 20 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं और भी वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज हो सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।